नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पीसीएस क्रांति में घटना सार के करंट अफेयर को कवर कर रहे थे, जिसका उद्देश्य है हमारा आरओ एग्जाम, जो कि 27 जुलाई को है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने घटना सार को कंप्लीट करने का कोशिश करी थी, जिसमें से हम लोग वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं। वन लाइनर के अलावा अभी हमारे पास वन लाइनर एक तो ख़त्म कर दिया है और राष्ट्रीय घटनाक्रम इनको भी खत्म कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश पे आ रहे थे कि यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर। तो यूपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर था उसमें से एक महत्वपूर्ण भाग था उसका बजट, यूपी का बजट। तो यूपी का बजट कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो उसके करंट अफेयर के अलग भाग थे उनको अब कवर किया जा रहा है, क्योंकि यूपी का जो हम लोगों ने बजट कवर किया था उसे पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था। यूपी के बजट से रिलेटेड जो भी बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, उनको हम लोगों ने वहाँ कवर कर लिया था। तो अब जो उसका थोड़ा भाग बचा हुआ करंट अफेयर का, उत्तर प्रदेश के परंपरागत करंट अफेयर का, कन्वेंशनल करंट अफेयर का, उसको हम लोग इस भाग में कवर करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाद फिर हम लोग संक्षिप्तियों पे अपने चलेंगे, जहाँ पे पुरस्कार, युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, पुस्तक, ये सब होते हैं। वहाँ पहले उसको कवर किया जाएगा, उसके बाद खेल को कवर किया जाएगा। बाकी बचा आपका, उसके बाद फिर बचता है रैंकिंग। तो रैंकिंग वाले पोर्शन को आपको लास्ट में कवर करना है, क्योंकि रैंकिंग महत्वपूर्ण होता है और उसे याद करना, बार बार याद करना पड़ता है। तो ताज़ा ताज़ा पढ़ने पर वह ज़्यादा याद रहता है। तो आपको रैंकिंग लास्ट में करवाया जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे कन्वेंशनल करंट अफेयर के पार्ट को। तो आज का पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जहां पर रक्षा कॉरिडोर बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको देखेंगे तो आप चित्रकूट है, कानपुर है, लखनऊ है, आगरा है, झांसी है। इन शहरों को मिलाकर एक रक्षा कॉरिडोर बनाया गया है। तो उसी संदर्भ में अब उत्तर प्रदेश में रक्षा को महत्वपूर्ण एक तरीके से उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में एक, और भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए, ओवरऑल इंडिया के स्तर पर देखा जाए, तो निर्यात, रक्षा उत्पादों के निर्यात को आयात को कम करना उनका प्रमुख लक्ष्य है, और रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में यह रडार फैक्ट्री जो है, उसी डिफेंस कॉरिडोर, जो कि रक्षा कॉरिडोर था, उसी डिफेंस कॉरिडोर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास ही इसकी स्थापना करी जाएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास एक स्थान है बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ लागत से इसकी स्थापना करी जाएगी उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री की। तो ये जो रडार फैक्ट्री है, यह किसके द्वारा संचालित होगी, यानी इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, महत्वपूर्ण बात है कि यह रक्षा फैक्ट्री जो रडार फैक्ट्री जो बनाई जाएगी इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बिछामई गांव में, वहां पर इसकी स्थापना, इसका संचालन कौन करेगा? तो वह है भेल। ठीक है। और अब देश की, इससे क्या होगा कि इससे देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा पोर्शन, दूसरा बिंदु, महासी दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि दधीची कुंड, तो आप जान लें कि दधीची कुंड है कहाँ। पहले तो ये जानकारी रखने का, दधीची कुंड है कहाँ पे। तो दधीची कुंड आपको बता दें कि नैमिषारण्य एक जगह है जो कि सीतापुर के पास पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है, और उसे वहां पर इस दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा किया गया है। यह नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में, वहीं नैमिषारण्य के पास एक क्षेत्र है मिश्रिक, वहां पर यह दधीची कुंड स्थापित है। दधीची कुंड को पौराणिक मान्यताओं के रूप में यह भी कहा जाता है कि यहाँ सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक रखा गया है। दधीची एक महान तपस्वी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता और परोपकारी ऋषि थे, जिन्होंने अपनी अस्थियां दान कर वृत्रासुर के वध में देवताओं को वज्र प्रदान किया था। ठीक है। तो इस तरीके से इतना ही जानना है इसमें। और आपको एक बात और बता दें कि नैमिषारण्य को ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट यह भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं अब अपना अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है, वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो आप जानते हैं कि डॉल्फिन्स की एक श्रृंखला, एक श्रेणी, यह गंगा नदी में पाई जाती है। वैसे तो
डॉल्फिन 2-3 नदियों में पाई जाती हैं, 3-4 नदियों में पाई जाती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि सिंधु नदी में भी पाई जाती है, इरावदी में भी पाई जाती है, इसके अलावा यांगटीसी में भी पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो पाई जाती है वह है गंगा नदी में, गंगा डॉल्फिन से पाई जाती हैं, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन की जो सर्वाधिक डेंसिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा पाई जाती है, तो यह मेनली वाराणसी से लेकर वाराणसी से लेकर हजारीबाग के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले आप प्रयागराज से कानपुर साइड चलेंगे तो यहाँ पर प्रदूषणों की अधिकता के कारण यहाँ पे डॉल्फिन्स कम पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है। यह जो सफारी होगी, डॉल्फिन सफारी, यह वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच में प्रस्तावित किया जाएगा, इसे यहाँ प्रस्तावित किया गया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है कि यह डॉल्फिन सफारी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, तो वाराणसी के कैथी से ढकवा गांव के बीच, ठीक है। कैथी से ढकवा गांव के बीच डॉल्फिनों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति कर रखी है, यानी डॉल्फिन पर निगरानी करने के लिए, यानी कि उसका कोई उसके वहाँ पे कोई शिकार ना हो सके और सब तमाम बातें हैं जो कि उनकी निगरानी हेतु या डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति भी करी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। तो यह था इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देखेंगे अपना अगला बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार को 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित करेगा। अब क्या करेगा उत्तर प्रदेश सरकार, जो पुरानी इमारतें हैं उन्हें अब होटल के रूप में विकसित करेगा, यानी कि गवर्नमेंट खुद होटल संचालित करेगी। तो इसी में जो 3 इमारतें हैं उनका नाम देख लेते हैं कौन कौन सी, बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है। इसमें से लखनऊ की रोशन उद्दौला, छतर मंजिल लखनऊ में ही, और मिर्जापुर में जिले में स्थित है कि चुनार किला। अब इन किलों को एज ए होटल इन्हें विकसित किया जाएगा, और जिससे कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और इन जो ये इमारतें हैं, लखनऊ की रोशन उद्दौला, छतरपुर मंजिल और मिर्जापुर का चुनार के किला, ये जो इमारतें, इनका निर्माण करवाया जाएगा जैसलमेर के सूरगढ़ की तर्ज पर। क्योंकि जैसलमेर में आप जानते हैं कि राजस्थान के कई ऐसे जो किले हैं वो आजकल एक पैलेस के रूप में संचालित किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा, ठीक है। तो इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार भी अब ऐसा कदम लेने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला बिंदु, यह है माँ की रसोई पहल। दोस्तों, माँ की रसोई पहल को 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल का उद्घाटन किया था। तो यह भी पूछा जाएगा कि माँ की रसोई का उद्घाटन किसने किया था और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। तो कितने रुपए में? मात्र 9 रुपए में यहाँ भोजन मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनको, ठीक है। और इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई थी, ताकि धार्मिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह रसोई गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से बनाई गई, ताकि उन्हें सस्ते और पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल सके, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला बिंदु, उत्तर प्रदेश में तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल। तो उत्तर प्रदेश की एक महिला, देखें आपको बता दें कि यूपी पीसीएस आयोग जो हो वह पहली महिला या ऐसी कुछ बातें होती है जिससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाता रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन बनाता रहता है, चाहे अब वह वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो या फिर इंडिया लेवल पे हो। तो उसी संदर्भ में यह बिंदु भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की तनुष्का, जिन्हें जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन जो होते हैं वह वायुयान के वायु सेना के अलग अलग स्क्वाड्रन क्षेत्र होते हैं जहाँ से वो कुछ अलग अलग विमानों का संचालन किया जाता है, जैसे कि राफेल स्क्वाड्रन अलग होता है, आपका तेजस स्क्वाड्रन अलग होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्क्वाड्रन होते हैं। तो उसी संदर्भ में जगुआर स्क्वाड्रन भी है, तो इसी में शामिल की गई है लखनऊ की तनुष्का सिंह, ठीक है। तनुष्का सिंह लखनऊ की भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला बन गई है, और वर्तमान में इसकी पोस्टिंग करी गई है इनकी अंबाला एयरबेस कैंप पर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है बस। अब देखते हैं हम लोग अगला दिन, वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, वाराणसी और प्रयागराज को पर्यटन क्षेत्र के अलावा भी औद्योगिक रूप में विकसित करने के लिए और एक प्राधिकरण के रूप में संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अब क्या किया है कि वाराणसी और प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की गठन की घोषणा की है, ठीक है।
इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल हो जाएंगे। तो अब 7 जिले कौन से बहुत महत्वपूर्ण है? 7 जिले प्रयागराज, प्रयागराज के से सटा हुआ वाराणसी भी है। इसके अलावा वाराणसी से सटा हुआ चंदौली है, चंदौली के बगल में ही है वाराणसी से सटा हुआ गाजीपुर भी है, जौनपुर भी है, मिर्जापुर और भदोही। ये कुल क्षेत्र मिलाकर 22,000 वर्ग किलोमीटर का लगभग कुल क्षेत्र मिल हो जाएगा, जिसे कि इस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास के रूप में किया जाएगा और इससे संपूर्ण क्षेत्र में धार्मिक उद्योग और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के नॉलेज पार्क की व्यवस्था की जाएगी और इसमें अत्याधुनिक तकनीक से युक्त इस क्षेत्र के विकास से अस्थायी लोगों के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना अगला बिंदु। ये आईआईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण की तकनीक, यानी कि निर्जलीकरण के लिए हम लोग जो पहले विद्युत का उपयोग करते थे और अन्य चीजों का उपयोग करते थे ऊर्जा के ईंधन के रूप में, तो अब उसी तरीके से सोलर की एक तकनीक, सोलर के माध्यम से निर्जलीकरण तकनीक की व्यवस्था की गई। इस निर्जलीकरण का मतलब यह है कि जो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि फल वल होते हैं, उनमें क्या है कि अगर उसमें कुछ भी नमी की मात्रा ज्यादा रहती है तो वो सड़ने के यानी उनके खराब होने के, पेरिसेबल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए उन्हें निर्जलीकरण करके संरक्षित किया जाता है। तो इसी संदर्भ में आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, एक सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है, यानी उसका निर्माण किया है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि इससे किसानों की आय को बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। यानी कि अगर गेहूं की मात्रा में लगभग 14% से ज्यादा अगर उसमें नमी रहती है तो क्या होता है कि वह सड़ जाएगा, यानी कि अब आप उसे संरक्षित करेंगे तो वह सड़ने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। अगर उसमें 14% से नमी कम होती है तभी जाकर वह अच्छे तरीके से आप संरक्षित करके रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो इन्हीं को निर्जलीकरण की तकनीक कहते हैं, यानी कि फसलों का निर्जलीकरण करना इसी को बोलते हैं। तो इसी के संदर्भ में आईआईटी कानपुर ने क्या किया है कि सोलर निर्जलीकरण तकनीकी लाया हुआ है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आमतौर पे धूप में सुखाते हैं, यानी कि जब फसल को काट के लेके आते हैं फिर उन्हें क्या करते हैं कि धूप में छतों पर सुखाते हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि उन्हें लाकर डायरेक्ट सोलर निर्जलीकरण तकनीक के तहत निर्जलीकृत कर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी नमी कम हो जाएगी और उन्हें आप अच्छे तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना। महत्वपूर्ण बात है कि उद्देश्य क्या है इस तकनीक का, जिससे वे अपनी फसलों को अधिक समय तक संरक्षित कर सके और उन्हें उचित मूल्य पर बेच सके। ठीक है, तो एक तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बनाया ये। ठीक है, अब देखते हैं अगला बिंदु। यह है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया। तो क्या कौन सा ऐप नाम है? राइज ऐप। किसके लिए? टीकाकरण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी टीकाकरण के संचालन, निगरानी और फिर क्या कहते हैं कि इन सबको व्यवस्थित करने के लिए एक ऐप की लॉन्च करी गई जिसका नाम है राइज ऐप। ठीक है, इसी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, राइज इसका फुल फॉर्म है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। ठीक है, यह फरवरी 2025 में लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्सों, मिडवाइफ व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकेंगे। ठीक है, जो राइज ऐप है यह एक डिजिटल प्रशिक्षण निगरानी प्लेटफॉर्म है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। जैसे यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है। ठीक है, टीकाकरण शेड्यूल और सत्र प्रबंधन, टीकाकरण की सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन प्रबंधन, टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी भी करेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देश भी दिया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है, यूपी। अब दूसरा हम देख लेते हैं अपना अगला बिंदु है, यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधाओं से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा है। अब क्या क्या है कि यूपी विधानसभा में क्या है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे आप संसद में देखते होंगे कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं तो वो साउथ के लोग होते हैं तो अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो और जो सदस्य होते हैं जैसे उत्तर भारत के सदस्य होते हैं तो उन्हें समझना आसान बनाने के लिए वहाँ अनुवादक की व्यवस्था होती है रियल टाइम पर, यानी कि जो कोई बोलेगा तो दूसरा कोई बंदा सीधे सीधे अपनी भाषा में सुनेगा रियल टाइम में ही, तुरंत ही। तो इसी तरीके से अब क्या किया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने भी अनुवादक सुविधाओं से अब लैस कर दिया है अपनी विधानसभा को।
ठीक है। तो अब क्या किया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे कि आप तो कहोगे कि उत्तर प्रदेश में तो एक ही भाषा मेनली बोली जाती है, लेकिन आप क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत करोगे तो हिंदी के कई पोर्शन उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं। कहीं पे अवधी बोली जाती है, कहीं पे भोजपुरी बोली जाती है, कहीं पे बुंदेली बोली जाती है, कहीं पे ब्रज बोली जाती है। तो इस तरीके से जो क्षेत्र है उस बेसिस पे क्या किया कि क्षेत्रीय भाषाओं में इस अनुवादक सुविधा को प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने क्या किया है, सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। अब इस तरीके से समझ लीजिए कि कौन सी कितनी भाषाएं हैं, 5 भाषाएं हैं। एक पहला है अवधी, दूसरी है भोजपुरी, तीसरी है ब्रज, चौथी है बुंदेली और पांचवी है अंग्रेजी। इनमें अपनी बातें आप रख सकते हैं अब यूपी विधानसभा में। ठीक है, इसके लिए व्यवस्था सत्तारूढ़ समिति के प्रस्तावित की गई और सदन द्वारा इसके मंजूरी मिलने के लिए बाद इसे लागू कर दिया गया, यानी कि अभी लागू नहीं हुआ लेकिन सदन द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि लागू ही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना अगला बिंदु। गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के रूप में इसकी घोषणा कर दी गई है। क्या किया गया, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, ठीक है, एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में और यह एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर के रूप में हर दिन 40 एकड़ की सुविधा में प्रतिदिन 700 टन कचरा, जिसमें पूरक सूखा कचरा, गीला कचरा और खतरनाक कचरा शामिल होता है, का प्रसंस्करण किया जाएगा, जिसमें चारकोल उत्पादन और जैव सीएनजी उत्पादन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, परियोजना का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करके संसाधन रिकवरी का अधिकतम करके सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो यह था आपका हमारा कन्वेंशनल करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से लेकर। ठीक है, अब क्या है कि वन लाइनर फैक्ट है उत्तर प्रदेश का भी, उसको भी देख लेते हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन लाइनर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं यह बिंदु। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहा निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, तो यह किया है गीडा गोरखपुर क्षेत्र में सेक्टर 26 में। ठीक है, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अनमोल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, तो यह है निखिल सिंघल। 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 का आकार है। तो अब बजट में यह बताया ही गया था आपका, जैसा कि 8,08,736 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का टोटल बजट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 2023-24 कितना अनुमानित है, तो आपको बता दें 93,514 प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की। ठीक है, वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, तो वर्ष की 2023-24 के जीडीपी वृद्धि दर 11.6% रही। उत्तर प्रदेश 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआईसीटी स्थापित करने के लिए 5 करोड़ आवंटित किया था, लखनऊ में किया था इसे। किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 मिलियन डॉलर की ऋण स्वीकृति प्रदान की है, तो यह विश्व बैंक ने करी है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य ने घोषणा करी, वह कौन से जिले हैं, तो अभी आपको बताया था, प्रयागराज है, वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है और मिर्जापुर और भदोही। ठीक है, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो यह प्रयागराज, और इसका आयोजन किया गया था महाकुंभ के दौरान ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वो है राजकमल झा को। ठीक है, 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। 28 से 29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यह लखनऊ विधानसभा में। इस महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना। ठीक है, 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहां पर टेक्निकल फेस्ट टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन किया जा रहा है आईआईटी कानपुर में। स्वयं
सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहाँ की गई? तो कानपुर में की गई। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो महाकुंभ प्रयागराज में ऐसा किया गया। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप निगरानी की थीम थी वित्तीय समझदारी नारी। 25 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहां पर काशी तमिल संगमम KTS 3.0 का उद्घाटन किया गया, आयोजन किया गया? तो वाराणसी में किया गया था यह आयोजन। अब देख लेते हैं भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 को कहां पे किया गया? तो यह किया गया था पीलीभीत में। 1 मार्च 2025 को प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहां हुई थी? ऐसा इसकी शुरुआत सीतापुर में हुई थी। 7 से 8 मार्च 2025 को AI पर चुनौतियां और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया था। इसका आंसर है कुशीनगर में स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया था? कथाकार उदय प्रकाश को दिया गया था। वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी, यह है डोमरी गांव में। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐप लॉन्च किया। अभी बताया था आपको राइज, इसका नाम है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया? तो यह किया गया है नोएडा में। इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हुए 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया। तो अब क्या किया गया है इसमें कि 2425 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का खरीदारी इसमें की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की थी? तो चित्तू पांडे के बारे में आप जानते हैं, इतिहास में पढ़े होंगे, या बलिया में की है। 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? इसका आयोजन करवाया जाएगा गोरखपुर में। ठीक है। 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी बनाने के लिए विकसित करने की घोषणा की है? यानी कि प्रदेश के कितने नगर निगम को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो लगभग सभी नगर निगमों में यह क्वेश्चन। ठीक है। तो यानी कि 17 नगर निगमों में सोलर सिटी बनाने का निर्णय उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिया गया है। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया? तो इसमें क्या है कि हेरिटेज भवन को तो कौन कौन से हेरिटेज भवन थे आपको बताया था। एक था लखनऊ का रोशनुद्दौला था, एक था छतर मंजिल, और एक था मिर्जापुर का चुनार का किला। इन सबको क्या किया जाएगा? एक हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन बनाने की घोषणा की? तो यह नैमिषारण्य से मिश्रित एक क्षेत्र है जो कि सीतापुर जिले में पड़ता है। वहां पर महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बन गया है। यानी कि जो पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसमें चेंज कर दिया? मेथनॉल में। आप जानते हैं कि मेथनॉल एक तरीके से विषैली गैस टाइप सी होती है, उसमें इसने कन्वर्ट किया है। तो किसने किया है? NTPC विंध्याचल द्वारा, जो कि मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 का दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई, तो वह ग्रेटर नोएडा में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया? तो ऐसा किया है शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में।
उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी की घोषणा की है? तो आपको पहले ही पता है कि कैथी गांव में, जो कि वाराणसी में स्थित है, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉल्फिन सफारी की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यह था हमारा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश टोटली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का मुख्य मुद्दा होगा, एक तो संक्षिप्तियां देख लें, संक्षिप्तियों के बाद फिर हम लोग देखेंगे अपने आर्थिकी को, क्योंकि आर्थिकी में क्या है कि इसमें डेटा फैक्ट और फैक्ट ज़्यादा है। तो आप अगर आर्थिकी पहले देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी उसे याद करने में, और जब आपका एग्जाम नज़दीक ज़्यादा होगा तो तब आप आर्थिकियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको कवर करना आसान होगा। और संक्षिप्तियाँ भी कवर करने में ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि नियुक्तियाँ और सब तमाम बातें, पुरस्कार, युद्धाभ्यास और दिवस, ये सब याद करना आसान बात नहीं होती। तो आप इन्हें अभी से ही रिवीजन लगातार इसका करते रहेंगे, रिवाइज लगातार करते रहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोगों की अगली क्लास होगी संक्षिप्तियों पर। संक्षिप्तियों के खत्म करने के बाद हम लोग आर्थिकी को देखेंगे। दोस्तों यदि आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर करते रहें और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि जब कोई भी हमारी क्लास अपलोड होगी तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। ठीक है, जिससे कि आप लोग हमारी हर इन्फॉर्मेशन से अवगत रहेंगे लगातार, तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम लोग संक्षिप्तियों को लेकर अगले भाग में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।